नमस्कार किसान भाइयों। कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले और सबसे बड़े पैमाने पे अगर करनी है तो आपको जमीन की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। कपास के लिए जो जमीन चाहिए वो बलुई से मध्यम और मध्यम से भारी और अति भारी यानी कि हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल वो लगती है। कपास के अंदर जब आप बलुई से बलुई मध्यम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसान है, लेकिन जिस जमीन में बहुत ही क्रैक्स आती है, मतलब बहुत ही भारी जमीन है, उसको भी आपको प्लाविंग करना पड़ेगा। क्योंकि कपास की फसल जो होती है वो गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो शायद एक ही फसल होती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की बात करें तो कपास की फसल के बाद कोई ना कोई अन्य फसल आती है। तो ये फंडामेंटली आपकी ज़रूरत है कि ज़मीन की तैयारी प्लाविंग से ही शुरू करो, क्योंकि आजकल बीटी कॉटन में भी अलग अलग तरह के दूसरे कीट भी आने लगे हैं। जैसे पिंक बॉल वर्म का उपद्रव काफ़ी हो गया है। पिंक बॉल वर्म अगर ज़मीन की तैयारी करते हो और ज़मीन में उसके जो कोष है, जिसको आप ककून्स बोलते हैं, वो टिंडों के अंदर ही रहते हैं, तो आप जब डीप प्लाविंग करोगे तो जो ककून्स है वो ऊपर आ जाएंगे और सूख जाएंगे, और टिंडे भी जो पुराने अवशेष है वो भी सूख जाएंगे या तो बहुत ही डेप्थ में चले जाएंगे, जहाँ पे भी सूखने के बाद जो भी लोड है पेस्ट का वो नेक्स्ट सीजन में नहीं जाएगा। उसके साथ साथ में थ्रिप्स भी ज़मीन में रहती है, वो भी उसके भी जो अवशेष है वो भी साफ हो जाएंगे, और दूसरे विल्ट वगैरह रोग भी खत्म होने की संभावना रहती है। तो आपको डीप प्लाविंग करना चाहिए। डीप प्लाविंग के बाद आपको क्रॉस में क्लम्स को तोड़ के हैरो चला के सीधा क्रॉस में हैरो चला के जमीन को एक लेवल में रखना है, क्योंकि कपास की खेती रेनफेड फार्मिंग वर्षा आधारित खेती भी होती है और दूसरा सिक्योर्ड इरिगेशन वाली यानी कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इरिगेशन पे भी रहती है। तो खेत एकदम लेवल होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, कपास की खेती में प्लाविंग, हेरोइंग और प्लैंकिंग तीन ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। ज़रूर पड़े तो लास्ट ऑपरेशन आप रोटोवेटर से कर सकते हो, लेकिन आपको ज़मीन तैयारी बहुत अच्छी तरह से चाहिए, क्योंकि उस साल में या तो अगले साल तक आपको प्लाविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दूसरा कि ये हेवी ब्लैक सॉइल अगर हो तो मिट्टी की भुरभुरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉटन के जो रूट्स होते हैं, कपास के रूट्स होते हैं, नरमे के रूट्स होते हैं, बहुत डीप तक जाते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपने पिछले 2-3 सालों से डीप प्लाविंग नहीं किया है तो इस साल आप जरूर करें। किसान भाइयों, कपास की खेती में जमीन की तैयारी के बाद अगर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वेराइटी सिलेक्शन है, क्योंकि वेराइटी में किसान भाई बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। अपने पड़ोसी ने जो वेराइटी की थी वो करते हैं। कोई किसान ऐसा करता है कि मेरे चाचा मामा ने की थी, कोई रिलेटिव ने की थी, कोई दोस्तार ने की थी, वैसे करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में कपास की वेराइटी सिलेक्शन करने से पहले हम बहुत सालों से बताते आए हैं किसान को कि आपकी ज़मीन कैसी है, दूसरा आपके पास पानी की सहूलियत कैसी है, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको रबी में फसल करनी है या नहीं करनी है। जब ये 3 पॉइंट को कंबाइनली आप देखते हो तो वैरायटी के 2 पार्ट होते हैं कि एक तो अर्ली मतलब जल्दी पकने वाली अगेती वैरायटी, और दूसरी जो वैरायटी होती है मध्यम या लेट पकने वाली। किसान भाइयों, अर्ली पकने वाली वैरायटी ऐसी होती है, जब भी आप सिलेक्शन करो तो कंपनियों को पूछो कि भाई इसका फ्लावरिंग कब आता है। अर्ली वैरायटी में दूसरा एक एंगल आता है कि कई किसान भाई, गुजरात में मैंने देखा है, महाराष्ट्र में मैंने देखा है, मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा है कि वहाँ पे टोटली वर्षा आधारित खेती करते हैं। कि वर्षा आधारित खेती क्या होता है कि जहाँ पे किसान के पास जीरो वाटर अवेलेबल है, पानी की सहूलियत नहीं है। राजस्थान के सेंट्रल और दक्षिण भाग में, सेंट्रल मतलब जोधपुर, नागौर वगैरह एरिया में, और कहीं कहीं पे साउथ राजस्थान में भी तो पानी की सहूलियत नहीं होती है। तो वहाँ पे जो वेराइटी अर्ली ही पसंद करनी पड़ेगी, और दूसरा एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हो, और दूसरा कि वो पानी के सामने रेजिस्टेंस मतलब बारिश ना हो, पानी नहीं दे सके तो भी वो पौधा टिका रहना चाहिए, यानी कि एक ड्राई स्पेल को कवर करना चाहिए। या तो लास्ट में मैं बोलूँगा कि इसको एक सिक्योर्ड इरिगेशन दे दिया। मानो कि आपने जून में प्लांटिंग किया है और जुलाई अगस्त के अंदर बारिश नहीं आती है, जुलाई एंड में बारिश नहीं आती है, 15 दिन तक बारिश नहीं आई, तो भी वो वैरायटी स्टैंडिंग टिकी रहनी चाहिए। तो ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अर्ली वैरायटी का फ़ायदा ये है
कि अगर आपको रेनफेड यानी वर्षा आधारित खेती करनी है तो ये बहुत फायदेमंद है, जिसका फ्लावरिंग लगभग 35 दिनों के आसपास शुरू हो जाता है और उसका जो टिंडे है वो तकरीबन 75 दिन में तैयार हो जाते हैं और पहला पिकिंग आपको 100 से 125 दिन में मिल जाता है। अगर आपके वहाँ बारिश अच्छी हुई है तो ये वेराइटी 130-140 दिन तक चलेगी। इसमें जो मेन वेराइटी आती है वो है एक्सपर्ट, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात के किसानों के लिए बहुत ही सहूलियत है, क्योंकि वो रेनफेड फार्मिंग में होती है, मध्यम टिंडे होते हैं और फ्लावरिंग भी अर्ली आता है और फ्रूट भी अच्छी तरह से सेट हो जाता है। ये 120 से 125, 150 दिन की वेराइटी है। दूसरी बात करें, अगर आप नॉर्थ राजस्थान में, हरियाणा में वगैरह में है तो 8694 और दूसरी एक वेराइटी है विनीत। ये जो वेराइटियाँ है वो बहुत अच्छी है कि आपको मानसून में ही तैयार हो जाएगी और आपको दूसरी फसल लेने को चलेगा। ये जो मैंने पीछे से 2 वेराइटी बोली वो वेराइटी स्पेशली CLCV रेजिस्टेंस है और नॉर्थ के लिए है। आपको आज की तारीख में पता नहीं है कि मैं रबी फसल करूंगा या नहीं करूंगा, उस संजोगों में आपको मध्यम पकने वाली वेराइटी पसंद करनी चाहिए। ये मध्यम पकने वाली जो वेराइटी होती है उसके 2-3 मुख्य कैरेक्टर होते हैं कि मध्यम अवधि में पकने वाली वेराइटी, यानी कि आपको 140, 150, 160 दिन में आपका मेन प्रोडक्शन आ जाता है। तो ये वेराइटी की पहली खासियत ये है कि उसका फ्लावरिंग तकरीबन 35 दिन से 45 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाता है और आपको तकरीबन 75 से 80 दिन में टिंडे दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपने 1 जून को प्लांटिंग किया है तो उससे 80 दिन, मतलब कि जून, जुलाई और अगस्त में आपको टिंडे दिखना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में आपको मौका मिलता है कि आपको रिफ्लशिंग लाना है या नहीं लाना है। कि अगर बारिश अच्छी गिरी है, आपके वहाँ कुएं में पानी है, तो आप दिवाली के टाइम पे एक पानी देके उसको और अच्छा खींच के 160-170 दिन तक, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो। कई किसान भाइयों को सहूलियत नहीं होती कि भाई चलो पानी नहीं है तो उसको दिवाली के आसपास में नवंबर तक खत्म करना है तो कर सकते हैं। और कई किसान भाइयों को ऐसा होता है कि मुझे तो कपास निकाल के अभी दूसरी फसल करनी है। जैसे कई किसान भाई नॉर्थ में कहीं पे कपास के बाद में गेहूं करते हैं, कपास के बाद में कोई सरसों भी करता है, लेट सरसों वाला करता है, कोई कपास के बाद में चना करता है। तो किसान भाइयों, ऐसी कंडीशन में आपको मध्यम पकने वाली वेराइटी, जो मैंने कैरेक्टर बताया कि फ्लावरिंग का टाइम और उसका रीफ्लशिंग कैरेक्टर, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सी वेराइटी पसंद करें। जैसे कि सुतेज है, बहुत बढ़िया वेराइटी है। दूसरी एक वेराइटी है जैसे कि शिवांश है। शिवांश में आपको रीफ्लशिंग कैरेक्टर भी बहुत अच्छा मिलेगा, टिंडे का साइज भी मध्यम है और उसका रिफ्लशिंग कैरेक्टर इतना अच्छा है कि आपको बार बार पानी लेके, मतलब आपने सिक्योर्ड इरिगेशन लेके नवंबर दिसंबर तक तो खींचा, लेकिन उसके बाद भी पानी लेते हो तो गुजरात में मैंने कई फार्मर, कई किसान भाइयों को देखा है कि वो शिवांश को जनवरी, फरवरी, कई मार्च तक खींच लेते हैं। तो ऐसी 2 वेराइटी है मैंने बताई। उसके अलावा पराक्रम नाम की वेराइटी है जो मध्यम पकने वाली है, लेकिन उसमें टिंडे का साइज बहुत बड़ा आता है। फ्लावरिंग तो टाइम पे आ जाता है, 45 दिनों के आसपास फ्लावरिंग आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैनेजमेंट अच्छा करते हो, ये हाई मैनेजमेंट वेराइटी है, अच्छा मैनेजमेंट करते हो तो वो आगे जाके आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, क्योंकि टिंडे की साइज और पौधे की साइज बहुत बढ़िया है, पौधा बहुत फैल के होता है। और एक वेराइटी ऐसी है कि जहाँ पे वो मध्यम पकने वाली तो है ही, उसके साथ साथ में रिफ्लशिंग कैरेक्टर तो है ही, लेकिन उसकी एडेप्टिबिलिटी जमीन के आधार पे कोई भी जमीन में प्लांटिंग हो सकता है। जैसे मैंने पराक्रम बताया तो मध्यम से भारी जमीन के लिए है, शिवांश बताया वो मध्यम से भारी जमीन के लिए है, सुतेज थोड़ी मध्यम जमीन में चल जाएगी, लेकिन पल वेराइटी ऐसी है कि आपको कोई भी जमीन में सुइटेबल हो जाएगी। मतलब कि थोड़ी सी हल्की जमीन है तो भी चल जाएगी, थोड़ी सी मध्यम से भारी है तो भी चल जाएगी। तो ये वेराइटी जो पल है, वो वेराइटी जमीन के आधार पे आपको एक अलग एंगल में भी सहूलियत देती है। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इवन तेलंगाना और आंध्रा, कर्नाटका के लिए भी बहुत अच्छी वेराइटी है। तो किसान भाइयों, अगर ये सेंट्रल और साउथ जोन की बात की, अगर नॉर्थ जोन की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में 8694 नाम की वेराइटी है, जो राजस्थान के कई इलाकों में और इवन हरियाणा में भी सुइटेबल है। अर्ली से मध्यम है, लेकिन मध्यम में भी आप इस वेराइटी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये ओवरऑल मैंने बताया कि कपास की वेराइटी सिलेक्शन के लिए आपको 3 मुद्दा का कार्यक्रम है। पहला, उसका अर्लीनेस, फ्लावरिंग कब आता है, दूसरा रिफ्लशिंग कैसे आता है, और तीसरा आपको देखना है कि इसमें आपके पास पानी की सहूलियत और ज़मीन कैसी है।
तो ये आप आकलन करके किसी भी तज्ञ को पूछ के आपकी जमीन के लिए बेस्ट वैरायटी पसंद कर सकते हो। कपास में बिजाई की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आपने वैरायटी कौन सी पसंद की है उसके आधार पे और जमीन कैसी है आपकी उसके आधार पे बिजाई थोड़ी नज़दीक या तो थोड़ी दूर हो सकती है। ये बिजाई की प्रोसेस में और भी 2 मुद्दे हैं जहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र और हर्बिसाइड का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बीज जो मिलता है वो आपको सीड ट्रीटमेंट के साथ मिलता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके वहाँ कोई स्पेशल प्रॉब्लम आता है तो आप बता सकते हैं। तो अभी मैं पहला बताऊंगा कि अगर आपकी भूमि गुजरात या महाराष्ट्र में है, मध्यम से भारी जमीन है, कपास की काली जमीन जिसको बोलते हैं हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल, वहां पे है, तो आपको कम से कम पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 फुट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 या 1.5 फीट रखनी है। गुजरात में कई किसान भाई इसको बहुत ज्यादा मतलब 6 फीट में भी करते हैं, क्योंकि अगर 6 फीट में करते हैं तो पराक्रम जैसी वेरायटी करनी चाहिए जो वेरायटी फैलती भी है और बढ़ती भी है। लेकिन पल जैसी वेरायटी है जो आप 2x2 में, 3x3 में, 3x2 में या तो 3x1 में, 4x1 में कर सकते हो। दूसरा उसका एंगल ये है कि आप 100% वर्षा आधारित खेती कर रहे हो, तो वर्षा आधारित खेती में वेरायटी कर रहे हो तो आपको नजदीक नजदीक प्लांटिंग करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा से ज्यादा 3 फुट और पौधे से पौधे की दूरी आधे फुट रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको रीफ्लशिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको जल्दी पकने के लिए और जल्दी जल्दी सी फसल ले लेने के लिए आपको नज़दीकी प्लांटिंग करना है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप नॉर्थ जोन में हो, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे विस्तार में हो, इवन यूपी में भी कई किसान कपास की खेती करते हैं, वहाँ पे हो, तो आपको दूसरी फसल लेनी है तो आपको रीफ्लशिंग नहीं चाहिए। तो आपको वहाँ पे एकदम नज़दीक में प्लांटिंग करना है, 2.5 से 3 फीट में प्लांटिंग करना है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ही रखनी है, यानी आधे फीट में ख़त्म करनी है। तो ऐसा बिजाई करने से आपको बहुत फायदा होने की संभावना है कि प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में मैंने बताया वहाँ 4 से 7 हज़ार के बीच में प्लांट पॉपुलेशन रहता है, तो वहाँ पे 1 पैकेट काफ़ी है। किसान भाई 1 से 1.5 पैकेट प्रति एकड़ ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैकेट। लेकिन जहाँ पे मैंने नज़दीक प्लांटिंग करने के लिए बोला, वहाँ से 2.5 से 3 पैकेट चाहिए। चाहे वो गुजरात, महाराष्ट्र या कोई भी राज्य हो, नज़दीक प्लांटिंग करते हो, रेनफेड फार्मिंग करते हो, तो नज़दीक में प्लांटिंग करना पड़ता है। और वहीं राजस्थान और पंजाब, हरियाणा की बात की तो वहाँ पे भी किसान भाई दूसरी फसल लेने के लिए नज़दीक प्लांटिंग करते हैं। अगर कोई किसान भाई ऐसा करना चाहता है कि मिक्स क्रॉपिंग करना चाहता है, तो अरहर के साथ कपास का मिक्स क्रॉपिंग करता है, तो वहाँ पे आपको कम से कम 6 फीट रखना है। तो 6 फीट पे कॉटन आएगा और 6 फीट पे अरहर आएगा, और बीच में शायद कोई मूंग वगैरह भी खेती करते हैं तो वो भी सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको किस तरह से बिजाई करनी है, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है बिजाई की प्रक्रिया में कि बिजाई होने के बाद तुरंत ही आपको हर्बिसाइड, मतलब कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड लगा रहे हो तो आपको वहाँ पे लगा देनी है। और वो तो बहुत ही सिंपल है कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, आपको उल्टे पैर चल के स्प्रे करके उसमें पानी बहा देना है। या तो आप वर्षा आधारित प्लांटिंग करते हो तो आपको रेडी रहना है कि बिजाई के बाद तुरंत अर्ली पोस्ट इमर्जेंस आपको स्प्रे कर देना चाहिए। कपास में बिजाई के साथ ही साथ में बेसल डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सब जगह पे अलग अलग है, लेकिन ये आपको बेसल डोज की सिस्टम एक ही अपनानी है। फर्क आएगा कहाँ पे, अगर आपकी जमीन फर्क है तो मैं बेसल डोज आपको जमीन के आधार पे बताऊंगा। यानी कि अगर आपकी हल्की बलुई मिट्टी है, आप राजस्थान में हो या तो नॉर्थ गुजरात में हो या एमपी के कई इलाकों में या तो महाराष्ट्र में कहीं, आपकी जमीन हल्की है जहाँ पे आप पानी लेने के बाद तीसरे चौथे दिन पे ट्रैक्टर लेने के जा सकते हो, वैसी वाली जमीनों में आपको बेसल डोज में डीएपी, पोटास दोनों डालना जरूरी है। और उसके साथ ही साथ में कम से कम 3 से 4 बैग नीम की खली डाल देना है। अगर वो आप नहीं कर पाए, नीम की खली नहीं डाल पाए, तो आपको कम से कम 10 से 20 किलो संचार डालना जरूरी है। ये डालने से जमीन में नमी बरकरार रहेगी, जड़ें बहुत ही विकसित होगी, दूर अंदर तक जाएगी, क्योंकि बलुई मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा चाहिए। और राजस्थान और हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों की बात करते हैं जहाँ पे अप्रैल में सोइंग होता है, वहाँ तो बेसल डोज में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जड़ों को नमी चाहिए और पोषक तत्व भी चाहिए। तो ये हो गई बात आपकी बलुई और हल्की मिट्टी की बात हो गई। बहुत भारी मिट्टी है जहाँ पे, जैसे कि गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, मध्य गुजरात, और महाराष्ट्र में जैसे बात करते हैं तो विदर्भ हेवी ब्लैक सॉइल वाला, और मराठवाड़ा क्षेत्र, और जे मध्य प्रदेश में बात करते हैं, मध्य प्रदेश के
नर्मदा के आसपास के कोई भी विस्तार पकड़ लो तो मध्यम से भारी जमीन वाले के लिए आपको बेसल में सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए, जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट एक बहुत अच्छा खाद है जो जमीन में पोरोसिटी बढ़ाता है। दूसरा, उसके साथ में नीम वगैरह की खली डाल दे तो बहुत अच्छा है। नहीं डाल पाए तो आपको संचार मिक्स करके डालना चाहिए। पोटास वहां पे नहीं डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि मध्यम से भारी जमीन, काली जमीन में पोटास की मात्रा बहुत होती है। टिंडे बनने की अवस्था में हम डालेंगे, लेकिन बेसल में नहीं डाला तो चलेगा। वहां पे आपको सल्फर का एक्स्ट्रा डोज 3 किलो यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन वो सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है तो चल जाएगा। टेक्निकली आपको मध्यम से भारी जमीन है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट की 3 बैग और 1 बैग पोटास की और 10 से 20 किलो संचार डालना है। और अगर आपकी जमीन हल्की है तो डीएपी 1 बैग, पोटास की 1 बैग और उसके साथ में आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये है बेसल डोज की बात। आगे वीडियो में बताएंगे हम जैसे जैसे स्टेज आएगा तब, लेकिन बेसल डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।